अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। 19वें सवाल तक तो कोई मसला नहीं है। पेज 17 तक किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला है तो पूछ लें। अच्छा, 20th में आपको ये मार्कअप मार्जिन रिवाइज करवाया था। तीसरा चौथा सवाल जो छोटा सवाल है ये करवाने की ज़रूरत है तो बताओ। चलो 7 करा दिया था, 8 पे आए, पढ़ लेते हैं, आसान हुआ तो छोड़ देंगे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 423 है, इसमें 16% सेल्स टैक्स है। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स निकालो। अब डायरेक्ट करते हैं। 423 400 ये 116 पे है, हमने इसमें से 16 निकालना है। आंसर भाई आपके पास नोट्स तो नहीं होंगे, नोट्स तो नहीं होंगे तो आपने आगे बताना था ना। आमिर भाई पढ़ा है कोई सेट, दे दो इनको। अब कल फिर FOH का चैप्टर तो मैंने आज कॉपी भी नहीं कराया, पुराने वाले ही कर लेते हैं कॉपी। ठहरो जी, ठीक है जी। पता नहीं अब ये वर्ड वाली फाइल मैंने भेजी है इनको, उनसे पूछो फॉर्मेट तो नहीं ख़राब होगा फोटोकॉपी वालों से। अगर नहीं ख़राब हुआ फॉर्मेट तो उन्हें कहो कि 7 बच्चे बैठे हैं, उन्हें को 10-12 कॉपीज़ करके दे दें आप। अच्छा जी, नेक्स्ट। आर कस्टमर सेटल देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 7% विद होल्डिंग टैक्स। हमारे कस्टमर सेटल करते हैं अपना अकाउंट, मतलब पेमेंट करते हैं, और वो 7% हमारा विद होल्ड कर लेते हैं। रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 297। अब मेरा सवाल ये है कि ये 297 600 जो है ये आफ्टर विद होल्डिंग टैक्स होगा या ग्रॉस अमाउंट होगी? आफ्टर होगा, क्योंकि रिसीट होनी ही कितनी अमाउंट की है जिसमें से 7% डिडक्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो 297 600 ये गिवन था। क्या कह रहा है जी? कैलकुलेट करो टोटल सेल्स फॉर द ईयर। ओके, यानी कि हमारी जो सेल हुई थी ना जी, उसी का ही रिसीव होना था। अमाउंट तो रिसीव वही होनी थी, लेकिन कुछ जो है वो हमारा टैक्स विद होल्ड हो गया, जो बाद में हम ठीक है एडजस्ट वगैरह करा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो उसने टोटल सेल्स की फिगर कही है। तो 297,600 ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ 7% डिस्काउंट है, मतलब ये 93 पे है, और हमें टोटल अमाउंट चाहिए 100। तो आंसर ठीक है जी। तो डिफरेंट फिगर्स निकालनी पड़ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए बस कैलकुलेशन परसेंटेजेस को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सेल्स फॉर द ईयर आर इतनी, सेल्स वर 25% हायर देन लास्ट ईयर। तो व्हाट वर सेल्स ऑफ पिछला साल? तो इसका मतलब ये कितने पर आ चुकी हुई हैं? ये 25% इंक्रीज हो चुकी हुई हैं, तो 125 है, और हमें चाहिए पिछले साल वाली यानी 100। ठीक है जी, की हो गया। अच्छा जी, तो 593 ऐसे भी कर सकते हैं, जगह तंग ऐसे भी कर सकते हैं। 593,750 ये पड़ा हुआ है 125 पर, और हम चाहते हैं कि हमें 100 वाली फिगर, यानी जिससे बढ़ के ये 125 हुआ है, ठीक है, वो अमाउंट चाहिए थी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 75,000। ठीक। रेंट ऑफ 2020, ये डिफरेंट अब आगे सवालों में ऐसे इस्तेमाल होंगे ना, थोड़ी सी परसेंटेज में चलें कर लें। तो रेंट ऑफ 2020 इस 5 लाख, और ये इंक्रीज होगा 10% से इन 21, 12% से इन 22, लेकिन डिक्रीज हो जाएगा 5% से इन 23। तो रेंट निकाल दो तीनों साल का। तो 2020 का रेंट 500 है, ठीक है, तो 2021 का रेंट जो है वो 500 का
अब ये 110% कर दें या 1.1 कर दें या 500 प्लस 10% ऑफ 500 कर दें, तीनों का मतलब एक ही है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? 500 इंटू 500 प्लस 10% ऑफ 500 करें, या 500 को 110% लिख दें, या इसी को 110% को 1.1 भी लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाय 100 कर दें परसेंट हटाने के लिए। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए मुझे ज़्यादा यही पसंद आई। ठीक है, तो फिर क्या आंसर आया? 550। अब जब इंक्रीमेंट लगना है 2022 में, तो वो 2021 वाले इंक्रीज्ड पर ही लगना है, और 1.12 जी। और फिर 2023 में डिक्रीज भी इसी हिसाब से ही होना है। अब वो डिक्रीज कितने से होना है? 5% से। इसका मतलब पॉइंट, यानी कि ऊपर दोनों केसेस में हमने 1 प्लस रेट किया है इंक्रीमेंट का, और इसमें 1 माइनस कर दिया। तो मसला ये यूं भी कर सकते हैं, 616 माइनस 5% ऑफ 616। ठीक है, सही है जी। 5.2 अपने पास रखो। नेक्स्ट जी। ओके, नाउ पहले क्या है, ये दे दो उनको, इधर से चाहती है हमारे हैं जी। नंबर 8 पहले कर लें, उसे मैं पढ़ लिया। आमिर को पकड़ा दें, फिर देखते हैं, मुझे याद से दे देंगे आमिर को। अच्छा जी, प्रोसेस लॉस इज 6% एंड आउटपुट इज, अब ये सही मानों में तो समझ आएगा जाके आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, बड़ी तफसील से करेंगे इस काम को, लेकिन असल में मामला ये है कि मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप मटेरियल इनपुट करते हैं। लेट्स से आप पेंट बनाते हैं, ठीक है, तो जो केमिकल्स होते हैं उनको आप इनपुट करते हैं। एक चूल्हा रखा हुआ है आपने, ठीक है, उस चूल्हे के ऊपर ऐसे करके एक फ्राइंग पैन पड़ा हुआ बड़ा सा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है जी, ये पकड़ने की जगह भी बनी है। ओके, अब ये हमारा प्रोसेस है, इसमें इनपुट करते हैं हम केमिकल्स, और नीचे ना जी यहाँ पे आग जल रही है, ये चूल्हा है। ओके, और फिर ये प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास आउटपुट आता है। लेट से 235 लीटर्स, सवाल भी ऐसा ही है ना फिर, ठीक है जी। और सवाल में बता रहा है कि हमारा, चूँकि ये हीटिंग प्रोसेस है, वेपोरेशन भी कुछ होती है, तो हमारा लॉस जो है वो गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, 6% ऑफ इनपुट। रिक्वायरमेंट है इनपुट कितना मटेरियल करेंगे कि आपका आउटपुट 235 आए, मतलब हमें को ऑर्डर आ गया, हमें 235 लीटर जो है वो ये मटेरियल बना के देना है, ठीक है, तो हमने कितना इनपुट करना है, जबकि हमें पता है ये जो होता है ना प्रोसेस का लॉस, ये नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, ये अनअवॉइडेबल है, ये होना ही होना है। पेंट बनाना है तो आग पे चढ़ाना है, आग पे चढ़ाना है तो 6% ऑफ इनपुट लॉस होना ही होना है। तो इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस का लॉस जो होता है, नॉर्मल लॉस, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही हिस्सा बनता है। यानी बेसिकली आपको अगर 235 लीटर आउटपुट चाहिए तो आप 235 लीटर ही इनपुट नहीं करेंगे, आप बाजार से कुछ ज़्यादा खरीद के लाएंगे, तो आपकी मटेरियल कॉस्ट तो वो ज़्यादा वाली ही होगी जो खरीद के लाए, ठीक है। फिर वो मटेरियल लगा, फिर कुछ लेबर लगी, कुछ ओवरहेड्स लगे, और फिर जाके आपकी प्रोडक्ट आउटपुट 235 यूनिट्स में मटेरियल की कॉस्ट जो होगी वो 235 लीटर की नहीं होगी, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको करना है तो क्या कहोगे जी? मैं कहता हूँ जी इनपुट लीटर्स के अंदर, सॉरी यूनिट्स था उस सवाल के अंदर, तो चलो 2,35,000 है ना, तो हमने ज़रा 235 कर दिया, शॉर्ट हो गया, सवाल भी आपका हो गया। ये ट्राई किया होगा वैसे आपने, हो गया था। इनपुट के यूनिट्स मुझे चाहिए, गिवन क्या है मुझे? आउटपुट, आउटपुट के यूनिट्स कितने हैं जी? 235, ठीक है जी। तो या चलो इनपुट के, चलो ठीक है, अब इसको डिवाइड करें किससे, क्यों?
क्योंकि ये 6% कम हो चुका हुआ है, तो 94 से डिवाइड करें और हमने 100 इनपुट किया था, तो आंसर तो 250 यूनिट्स या लीटर्स आप इनपुट करेंगे इस प्रोसेस में, 6% वेपोरेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा किसी भी तरह से, और 235 आउटपुट के यूनिट्स निकलेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट हम निकालेंगे 235 यूनिट्स, क्योंकि ये फिनिश गुड्स हैं। फिनिश गुड्स की कॉस्ट होती है ना, ठीक है, जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड्स भी। तो मटेरियल 235 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट 235 यूनिट्स नहीं होगी या लीटर्स नहीं होगी केमिकल का, बल्कि 250 लीटर्स होगी। बाजार से खरीद के 250 लाएंगे तो 235 यूनिट्स बना पाएंगे, क्योंकि हीटिंग प्रोसेस में भी कुछ लॉस हो जाने हैं। गॉट इट? ये भी ऐसे ही आ गया, यहाँ पे बनता तो नहीं था यहाँ पे, ये पर आ गया। चले ये देख लें, प्रोसेस लॉस इज 6% एंड आउटपुट इज 235। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि प्रोसेस लॉस इज 6% लिखा हुआ है, इनपुट तो नहीं लिखा हुआ। कह सकते हैं ना, आप ये भी कह सकते हैं कि जी ये तो 6% आउटपुट का भी हो सकता था, आपने इनपुट ही क्यों लिया? तो उसके पीछे वो रूल है जो सारे एमए के अंदर हम यूज़ करेंगे कि अगर सवाल खामोश होगा, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमेशा हम क्या करते होते हैं, लॉस परसेंटेज को लिंक करते हैं इनपुट के साथ। अब ये पूरे एमए के अंदर हमने बदलना कोई नहीं है, ठीक है ना। चलो आज आ गया तो आज ही लिख दिया मैंने। कहीं पे लिखा हुआ है कि इतने % ऑफ इनपुट लॉस होता है? नहीं ना लिखा हुआ। तो आउटपुट भी तो दे सकता था, परसेंटेज ही है वो, किसी भी तरह से दे दे, ठीक है। लेकिन या तो वो क्लियरली बताएगा इतने % ऑफ इनपुट या इतने % ऑफ आउटपुट लॉस। उसने लॉस की लॉस बताना है परसेंटेज के तौर पे, तो इनपुट के साथ भी जोड़ सकता है, आउटपुट के साथ भी जोड़ सकता है। जैसे अगर आउटपुट का 6% लॉस हो रहा होता तो हम यहाँ पे 235 लिखते, ठीक है, और हम आउटपुट को कहते हैं कि ये जो है वो इसका 6% लॉस होना है, ठीक है। तो फिर वो 106% हमें मंगवाना पड़ता, 100 ना होता, क्योंकि ये 100 होता और 6, तो वो फिर डिवाइड बाय 100 × 106, वो डिफरेंट हो जाता है फिर। तो वो यहाँ पे जाएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, तो लॉसेस के अंदर फिर इस टॉपिक के हिसाब से तो समझो PhD करेंगे, काफ़ी ज़्यादा करेंगे लॉसेस के ऊपर हम वर्किंग, ठीक है। लॉसेस नॉर्मल भी देखेंगे, अब नॉर्मल भी देखेंगे, परसेंटेज जुड़ेगी इनपुट के साथ भी, आउटपुट के साथ भी, फिर एक इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी निकलेंगे, बड़ा कुछ करना है वहाँ पे जाके। तो अभी सिर्फ बुनियाद। अब इनपुट के साथ क्यों मैंने जोड़ा, हालांकि सवाल तो चुप था, तो मैंने आपको रूल बताया, अगर सवाल खामोश हुआ करेगा तो हम लॉस की परसेंटेज को जोड़ा करेंगे इनपुट के साथ, ठीक है। ओके भाई, क्या कह रहे हैं, हो जाएगा? फॉर्मेट खराब तो नहीं होगा? मैसेज की अच्छा यार, अब इस पूरे बेसिक्स वाले चैप्टर में से कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई हुई रहती है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अब मौका है। ये जनाब 19 सफ़े हैं, 19 सफ़ों में कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो, एक बार गो थ्रू कर लें, तसल्ली से देख लें अपने चैप्टर को, कैसा साफ सुथरा चैप्टर है आपका, नज़र आ रहा है, पढ़ा नहीं है आपने? हाँ है? नहीं, आपने नहीं पढ़ा लग रहा। हाँ लिखे, लिखो लिखो, गंद मारो हुल। मैंने जब ये नोट्स फाइनल करने हैं तो आपको बताया हुआ है, फिलहाल तो आपको कॉपीज़ दे रहा हूँ, और फिर जब नोट्स जब भी फाइनल हो गए मैं वो बुकलेट दे दूंगा, उस पर लिखते रहना। फिर वो बुकलेट सस्ता सा होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, जब सेशन ख़त्म होगा तो प्रेप लीव पे जाते हुए फ़ोटोकॉपियर से एक नया बुकलेट पकड़ के ले जाओगे, ठीक है। वो फ्रेश होगा, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि आप आगे देखोगे सवालों के ऊपर हम लिख लिख के समझ लेते हैं। अब अगर आप रिवीजन में बैठो और वही सवाल ओपन हो जो क्लास में आपने किया है, तो उस पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सब कुछ तो हुआ पड़ा होगा, ऐसे निशानियाँ लगी होती हैं, कैलकुलेशन हुई होती, तो फिर रिवीजन के लिए आपको फ्रेश कॉपी इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है। ओके, वो मैंने इसीलिए कहा कि बुक की तरफ जाने का मूड इसीलिए भी नहीं बन रहा कि बुक में फिर वो पब्लिशर बुक के हिसाब से कोई पैसे जैसे लेता होगा, तो मैं उनसे कहूँगा यार फ़ोटो कॉपी करा दो, हैं उस ऐसे हल्का सा सफ़ा नहीं होता पीला सा, उसी पे करा दो, बस कॉपी कॉस्ट ले लो हमसे, तो वो सस्ती सी बन जाएगी। मैंने पिछली बार करवाया था, 300 की कॉपी बनी थी, सारे MA के नोट्स। अभी वो थोड़े से MCQs डाल जाएंगे, थोड़े सवालों के सॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे, अगर कुछ सवाल बढ़ जाएंगे तो क्या, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो 100-150 और बढ़ जाएगा, और क्या। तो लेकिन फिर भी सस्ती ऑप्शन है, बर्गर के पैसों में एक किताब, तो पहले एक लेकर उसको सेशन के दौरान भरेंगे, फिर जब रिवीजन के लिए बैठेंगे तो ना समझ आए उसके लिए उठाना ज़रूर है, लेकिन रिवीजन के लिए फ्रेश कॉपी लेके जाए, ताकि जब सवाल खोले तो आपके लिए वो नया नकोर सवाल हो, नया नकोर ही बन जाता है।
2-3 महीने पहले किया हुआ सवाल, वैसे तो मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा आपसे, लेकिन स्टिल जब वो प्रेप लीव पे बैठेंगे और नया सफ़ा ओपन करेंगे तो आपके लिए एक तरह से वो नया नया सा ही होगा, तो इससे ज़रा अच्छी रिवीजन होती है, ठीक है, दिमाग अच्छा काम में आता है। भाई 19 सवाल, 19 सफ़ों में कोई सवाल नहीं है? श्योर? अच्छा जी, श्योर तो श्योर सही। अच्छा, अब ये ना समझना कि मैंने बेसिक्स को चैप्टर 1 कह दिया था, हमारा चैप्टर 2 दरअसल ये आईके की किताब के हिसाब से नंबरिंग है, जब भी नोट्स आ जाते हैं आपको, चैप्टर 2 है ओवरहेड, चैप्टर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, लेकिन वो तकरीबन मैं कोई सेकंड लास्ट नंबर पे जाके कराता हूँ, अगर सब कुछ ओके ओके चलता रहे, मतलब कोई ऐसी स्टपनी ना फिट करनी पड़ जाए, कुछ छुट्टियाँ बड़ी ईद से पहले कहीं पे फिट करना पड़ जाता है, कुछ ऐसा, वो अलग बात है, वरना उसको एंड भी करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है ही चैप्टर 2 ओवरहेड्स का चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। मैंने कुछ किया है भाई? हाँ, शुक्रिया। ओके, नाउ इसको करते हैं यहाँ पे अपलोड, आपको ये आ जाता है अभी चैप्टर, लेकिन अभी इसकी शायद ही ज़रूरत पड़े, अभी तो गपशप हमारी इतनी होनी है, ठीक है। हम अभी बुनियाद बनाएंगे अपनी एफओएच के चैप्टर में होना क्या है, और फिर छोटे मोटे कोई शुरू वाले सवाल भी अल्लाह करेगा कर लेंगे। स्टूडेंट, अच्छा जी, पॉज करें ज़रा फिर। अच्छा जी, आज हम अपना पहला चैप्टर समझ लें किताब का स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 दिन हमने बेसिक्स ही की थी, ठीक है, लेकिन बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं लिए हुए, काइंडली उनको बड़े एहतमाम से ले लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा, अब आईकैप की किताब के अंदर ओवरहेड के चैप्टर में बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ नोट्स मैंने बेसिक्स में रख दिए, तो इस चैप्टर के अंदर फिर थोड़े से नोट्स आ गए, तो इस चीज़ को इंश्योर मैं खुद करूँगा कि आईकैप की किताब के अंदर अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे भी हो, ठीक है, ठीक है ना। तो नोट्स के अंदर सब कुछ ही है, नोट्स के अंदर ही एमसीक्यूज बस मैं नहीं डाले माजरत, तो वो मैं फिर अलग से आपको इस चैप्टर की कॉपी दे दूंगा, ओके। आईकैप ने अभी तक दिए नहीं है, अपने वाले हैं, फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, आईकैप की किताब आ जाए तो वही है, यूज़ कर लेंगे अपने वाले, फिर टेस्ट में चल जाएंगे। लास्ट टाइम आईकैप ने चूँकि कहा था एमसीक्यूज आने हैं, और देने से एंड तक इनकारी रहे, हम पीछे लगे रहे, अब देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, तो मैंने तंग आ गए 15-15 20-20 एमसीक्यूज अपने ही हर टॉपिक के बना के बच्चों को दे दिए थे, तो वो आईकैप वाले किताब में डाल देंगे, अपने वाले चलो ज़रा टेस्ट वगैरह के लिए रख लेंगे, हैं, क्या ख्याल है? अब पिछली बार वालों से मांग ना लेना वो। अच्छा, वो भी ऐसे ही हैं जैसे आईकैप के होंगे इंशाल्लाह, और क्या टॉपिक में से बनाए। अच्छा जी, ओवरहेड का चैप्टर शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालने में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खोत, सॉरी खेत, ये इधर पक्का लगा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, उधर के लिए अलग ले आओ, ला लो, अब लगा ही देते हैं। इतनी तंगी से हमने 10 मिनट ज़ाया करके ना हमने वो काम कर लिया, बस ठीक है, जाओ अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। बीबा बच्चा है वैसे माशाल्लाह, अच्छा बच्चा, जो अच्छा बच्चा होता है ना वो तरबियत बताता है बड़ों की। चलो, ना चला तो अच्छा बच्चा फिर आएगा, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था वो आप बताएं, क्या क्या आता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल लिख भी गया था, हालांकि मैं गलती से थोड़ा सा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ऊपर पर यूनिट लिखा हुआ ना, फिर हाँ, अब पहली चीज नजर आ गई ना, अब बाकी तो अब रास्ता निकल आया, आप चलते जाओगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है जी, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आप पीरियड के स्टार्ट में नॉर्मली
निकाल सकते हैं, आपको पता होता है 1 यूनिट पर इतने किलो लगना है, और कॉन्ट्रैक्ट अक्सर हुए होते हैं, वरना नॉर्मली प्राइसेस स्टेबल रहती हैं मार्केट में, 1 किलो हमें मटेरियल का इतने का मिल जाएगा नॉर्मली, ठीक है। लेबर के केस में पता होता है 1 यूनिट लेबर कितने घंटे में बनाती है, और लेबर को 1 घंटे का क्या पे करते हैं। लेकिन जो एफओएच की कॉस्ट है ना, इसके अंदर आपने देखा था बेतहाशा एक्सपेंसेस आए थे, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब कभी लकड़ी खराब आ गई तो रेगमार ज़्यादा लग गया, पॉलिश ज़्यादा लग गई, लकड़ी अच्छी आ गई तो कम लग गया, मजबूत आ गई तो कील कम लगे, ज़रा कमज़ोर आ गई तो कील ज़्यादा लग गए। इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है, फिर किसी जगह पे ज़्यादा टाइम लग गया, इनडायरेक्ट लेबर की जगह पे कम लग गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल पावर है, इंश्योरेंस है, डेप्रीसिएशन है, और बहुत सारे और खर्चे होते हैं, ठीक है। तो कई सारे खर्चे एफओएच के अंदर आते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कंफर्म होती हैं पीरियड के एंड पे जाके। अब पीरियड के एंड का वेट हम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट कॉस्ट हम निकालते हैं नॉर्मली, हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट ना हमने एस्टिमेट करनी होती है, स्टार्ट में ही एस्टिमेट कर लेते हैं, और उसकी बेस पे हमने अकाउंटिंग करनी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें पता होगी तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब ये जो एफओएच की कॉस्ट होती है ना, ये पर यूनिट एग्जैक्ट निकालना नॉर्मली अपने हम पीरियड के स्टार्ट के ऊपर खड़े होकर हम इसको निकाल नहीं पाते, पीरियड के एंड का वेट करना पड़ जाता है हमें। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं एस्टीमेट की बेस पर। हम अंदाज़ा लगाते हैं इतने हमारे एफओएच होंगे, ठीक है, और अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। अब उसमें कुछ वेरिएबल एफओएच भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ फिक्स एफओएच की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं एस्टीमेट लगा के कि इतने होंगे अगले पीरियड के अंदर, फिर अगले पीरियड में इतनी प्रोडक्शन हम करेंगे, और हम उस एस्टीमेटेड एफओएच को डिवाइड करते हैं एस्टीमेटेड प्रोडक्शन से, जो आपकी वो होती है बजटेड बेस होती है, बेस बनाते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट आपके पास एक रेट आ जाता है। अब ये रेट निकला है बजट्स की बेस पर, ठीक है। ये बजट की बेस पर रेट निकाल के हम सारा पीरियड एफओएच की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते रहते हैं। अब पीरियड के एंड पे आकर एक्चुअल एफओएच आते हैं, तो फिर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको फिर कहते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब की अकाउंटिंग। तो ये सारी कहानी होगी हमारी, लेकिन फिलहाल जो आपका आज और कल ईद से पहले चलना है वो ये मामला चलना है कि पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर आपने जो ये रेट निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड का, रेट पर यूनिट, इसका एक टेक्निकल नाम जो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, वो कैसे निकालना है, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें बजटेड एफओएच के अंदर ऐड कर लेंगे और क्या क्या चीज़ें एज अ बेस यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको टेक्निकल नाम इसका होता है क्या, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट। ये जो स्टार्ट में खड़े होकर, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर जो हम निकालते हैं, इसका टेक्निकल नाम है एफओएच का, फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। क्या जी, फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आप फिक्स्ड ओवरहेड को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाते हैं। जैसे इस एक मार्कर पर इतने रुपए का मटेरियल लगना है, ये इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। एक मार्कर पर इतनी लेबर कॉस्ट लगनी है, इसका हिस्सा बन गया। अब एक मार्कर पर कितने एफर्ट्स लगने हैं वो हमारे पास एस्टिमेटेड होते हैं। पूरे पीरियड में पता नहीं कितने मार्कर बनने हैं, तो हमने अंदाजा लगाया इतने एफर्ट्स हो सकते हैं, इतने मार्कर बनेंगे। अब वो एफर्ट भी ऊपर नीचे हो सकते हैं एंड पे जाके, मार्कर की प्रोडक्शन भी ऊपर नीचे हो सकती है एंड पे जाके किसी भी वजह से, तो वो फिर बाद में देखेंगे क्या होना है। तो एक एस्टिमेटेड फिगर निकालते हैं और एफओएच कॉस्ट पर यूनिट भी हम इस मार्कर की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, ऐड करते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको प्यार से हम कहा करेंगे OAR। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे बोलो, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। तो ये एक चीज जो हमने निकालनी है, अब इसके पीछे हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जरा अब हम डिस्कशन करें एफओएच है क्या था। हाँ जी, भूल ना गए हो, बेसिक्स में पढ़ के आए हैं। आपको मैंने कहा था दो तरह की कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वो याद है शुरू वाली, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में कहा था कि वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। ये शुरू वाले 5 लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक बन गई है बच्चों की, आपने पूरे करने हैं। देखो क्या क्या पूरा करना पड़ेगा, है 2-2 करके ले लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल होता है,
फूटे फूटे डायरेक्ट लेबर होती है, याद है आपको? तो फूटते क्यों नहीं है फिर जी? और फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिर हमने कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, ठीक है। तो इसको ये फैक्ट्री ओवरहेड बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं। क्या है ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। अच्छा, अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉन फैक्ट्री भी हो सकती हैं। एडमिन एक्सपेंस क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट ही तो थी और फिक्स्ड थी। सेलिंग एक्सपेंस क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट थी लेकिन फिक्स्ड भी थी और वेरिएबल भी हो सकती है उसमें, ठीक है। तो ये जरा समझने की बात है कि पीरियड कॉस्ट है पर इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है ना, नहीं प्रोडक्ट की नहीं है, पीरियड की कॉस्ट है पर इनडायरेक्ट है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात अब मैं कर रहा था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स को कहते हैं। ये ओवरहेड्स अगर इनके आगे ओवरहेड लिखने लग गया था जी। इनडायरेक्ट कॉस्ट, अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर इनकर हो रही हैं तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। और अगर वही चार दीवारी से बाहर हो रही हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, वो तो होती ही सारी इनडायरेक्ट हैं, आपस की बात है। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में तो हमने क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट पर डायरेक्टली, लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इन्वॉल्व है, मटेरियल जो डायरेक्टली लेबर पे लग रहा, प्रोडक्ट पे लग रहा है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, बता सकते हैं कि यूनिट पर कितना लगा, बता सकते हैं, और हैवी और वो सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट तो दो ही हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा बाकी जितनी कॉस्ट बिजनेस में इनकर हो रही हैं वो इनडायरेक्ट हैं, ठीक है। अब वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ तो बनाने में ही इस्तेमाल हो रही है, वो फैक्ट्री की हो गई, और कुछ उसको बेचने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वो सेलिंग हो गई, और कुछ मैनेज करने के लिए बिजनेस इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी कॉस्ट उसी बिजनेस के लिए हैं, तो वो एडमिन हो गई है। तो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट तो या कॉस्ट डायरेक्ट होती हैं या इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो अगर फैक्ट्री की चार दीवारी वाली है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है, और अगर वो फैक्ट्री से बाहर की है तो वो सेलिंग एडमिन है, सेलिंग एडमिन है, ठीक है। एडमिन नॉर्मली सिर्फ फिक्स्ड होता है, सेलिंग जो है वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल पर है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स को कहते हैं, ठीक है जी। अब ये ओवरहेड्स जो हैं, ये मेरे चांदते तारो, ये ओवरहेड्स जो हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इनको कह सकते हैं, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है जी। और इनको नॉन फैक्ट्री, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कौन से वाले आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में कौन से आने हैं जी? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। बहरहाल ये फैक्ट्री प्रोडक्शन, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। ये नॉन फैक्ट्री भी, ये बेसिकली कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं जी? कॉमन एक्सपेंसेस हैं। सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मसलन मिसाल के तौर पे हम सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम 10 तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री की हैं वो तो कॉमन एक्सपेंसेस बन गए ना। 10 तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो कॉमन एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट होती है, ये नॉर्मली ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, और कॉमन एक्सपेंसेस को हमें क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है, अपोर्शन करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं जी। और कॉमन एक्सपेंसेस को ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट को एलोकेट करने की, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ज़रूरत किस चीज़ की है जी? डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन, आलू काट दें, आलू केशन, या अपोर्शनमेंट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए, अपोर्शनमेंट यानी कॉमन कॉस्ट हैं तो प्रोडक्ट को चार्ज करें ना, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ये सारे इसी के ही नाम हैं कि कॉमन एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है जी? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड है वो मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है जी।
इसीलिए तो मैं ओवरहेड के चैप्टर के बाद एबीसी का चैप्टर करवाता हूँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि वो भी ये ट्रेडिशनल एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये जदीद तरीका है एफओएच की ही डिस्ट्रीब्यूशन, ये ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, जदीद तरीका है, ठीक है। लेकिन ये जिस सिस्टम में यूज हो रहा है वो सिस्टम कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो इसीलिए एफओएच के बाद में एबीसी का चैप्टर कराऊंगा, एबीसी के बाद में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे चला जाता हूँ, जो आपने देखा था बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन क्यों चला जाता हूं? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम सिखाया होता है, इसी के अगेंस्ट दूसरा मार्जिनल आ जाता है, तो ये कॉन्टिन्यूटी के अंदर होता चला जाता है। तो किताब की अपनी तरतीब है, मेरी अपनी तरतीब है, ठीक है ना। मुझे जो लॉजिकल लगती है तरतीब, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ, इसमें ही फायदा होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये 3 टॉपिक्स करने के बाद फिर हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग ग्रिड तो और है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जैसी चीज है तो वो बुनियाद बनाता हूँ मैं। उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग घुस जाते हैं, तकरीबन 1.5 महीना डिसीजन मेकिंग चलती है हमारी। फिर डिसीजन मेकिंग से जब जान छूटती है तो फिर हमारे रह जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बड़े टॉपिक्स ही और छोटे मोटे छान बूरा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस आर डन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। और इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर ना जी 3 तरह के सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। एक जो आज आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, लो एनु की हो गया, इसको कहते हैं सिंगल रेट सिस्टम, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। और तीसरा एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम, वो इंशाल्लाह फिर वो खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगला। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ये इसी चैप्टर का ही हिस्सा होना चाहिए था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज किया ना, ये है पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जदीद अप्रोच है, इसलिए उसको अलग चैप्टर के अंदर रखा गया, ठीक है जी। तो 3 सिस्टम्स इसके अंदर अब हम जो है वो पढ़ेंगे। एक है सिंगल रेट सिस्टम, इसकी बुनियाद इंशाल्लाह अभी हम आज डाल देंगे, सिंगल रेट सिस्टम। दूसरा है जी डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और तीसरा है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। तो ये थोड़ी सी मेरी आदत है जी कि थोड़ा सा हम बात ना लंबी करते हैं, पता तो चले करने क्या जा रहे हैं, ये तो नहीं कि हवाओं में घूम रहे हैं जी। एंड तक पता ही नहीं चलता, एंड पे जाकर पता चलता अच्छा हाँ ये करना था, तो पहले देर नहीं हमें पता होना चाहिए कि ये करना था, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और तीसरा है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। बजट्स की बेस पे होगा, ठीक है। लेकिन ये बजट की बेस पे क्या होगा, सिर्फ ये स्टार्ट में खड़े होकर रेट निकालेंगे, इसको प्री डिटर्मिन्ड रेट भी कहते हैं, ओएआर को। ये स्टार्ट में खड़े होकर बजट्स की बेस पे निकलता है, ठीक है। वो जिनका पता है, जो जिनका नहीं पता है वो भी भूत बन जाएंगे, एंड पे जाके फिर एक्चुअल और बजट को यूज करके रेट निकला है उसका एक फर्क निकलेगा एक्चुअल एंड पे आने। जो बजट्स हैं ये वैसे तो आगे जाके बात आनी है, फिलहाल तो सिर्फ मैंने ये रेट निकालना सिखाना है, लेकिन चलो आपने बात पूछ ली, अभी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। एक्टिविटी आपका जवाब मिलता है, मैं जरा पूरा लिख लूँ, एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम, ठीक है। ये बस 1 मिनट, अब ये जरा कहानी पूरी हो गई ना। कहानी कहाँ शुरू हुई है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को। अच्छा ये नॉन फैक्ट्री जो है इनको भी, ये भी कॉमन एक्सपेंसेस है, ठीक है, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे। तो ये देखेंगे जब कभी करना पड़ा तो, फिलहाल हमारा फोकस इधर ही होना है, इस चैप्टर में तो यही होगा। एबीसी के अंदर जाके नॉन फैक्ट्री कॉस्ट को भी वो एलोकेट करवा लिया करता है, ठीक है। तो ये भी कॉमन एक्सपेंसेस हैं और इनकी भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, ओके। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एलोकेशन, ठीक है। अब चूंकि हम तो प्रोडक्ट कॉस्ट को फोकस किए हुए हैं इस वक्त, ठीक है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट हमने जो निकालनी है, इस प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर तो प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स ही आने हैं, इसलिए हमारा फोकस इस वक्त इधर, ठीक है। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते हैं वो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना जिस सिस्टम के तहत होता है उस सिस्टम को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें 3 तरह के सिस्टम्स यूज किए जा सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल में भी ट्रेडिशनल सिंगल रेट सिस्टम,
ये पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज होता था, जिसके अंदर कोई एक इंटेंसिटी होती थी, यानी कोई कंपनी लेबर इंटेंसिव हो जाती थी या कोई कंपनी मशीन इंटेंसिव हो जाती थी। लेकिन अब आगे चलते आए तो प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होते गए, तो फिर डिपार्टमेंटल रेट की भी ज़रूरत पड़ी, और फिर उससे भी आगे ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगला चैप्टर है। अब इसमें करते क्या है, आपका सवाल ये था, ठीक है। तो सिंगल रेट सिस्टम आपको अब मैं बताने लगा हूँ जी, ठीक है। इधर ले आओ इसको, सिंगल रेट सिस्टम। पीरियड के स्टार्ट में खड़े हैं जी। जैसे भाई ने कहा कुछ का पता है, भाई कुछ का नहीं, हमें सबका पता होता फिर ठीक था। कुछ का पता है तो भाई काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एट स्टार्ट ऑफ पीरियड एट स्टार्ट ऑफ पीरियड क्या करेंगे जी, हम बजट्स को यूज करते हुए एक प्री डिटरमिन्ड रेट निकाल लेंगे। ये अब आज और कल मेरा सिंगल रेट चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल की तरफ हमने मूव करना है। तो अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर मैं डिपार्टमेंटल की तरफ मूव नहीं करूँगा, फिर आपको मैं परसों छुट्टी दे दूँगा। लेकिन फिर ईद के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ेगी। वो इस वजह से कि मेरी आदत है कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर लेक्चर बराबर चलते हैं, फिर मैं भूल जाऊँगा ना, ऐसे आपका लेक्चर एक पीछे रह गया। और अगर ये सिंगल रेट चल रहा हुआ ना, पूरा हुआ, तो फिर हम जो है वो बुधवार दिन भी क्लास पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि डिपार्टमेंटल को शुरू करना है तो तकरीबन 4 से 5 दिन में जाके उसको ख़त्म करना है। तो फिर उसकी बात मैं चाहता हूँ भी ब्रेक के बगैर ही चले, ठीक है। तो अभी सिंगल रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो एट स्टार्ट ऑफ पीरियड क्या करेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ budgeted data, OAR is calculated on the basis of budgeted data गल तो फिर भी उत्थे ही पहुंच गई। चलो अच्छा, अब बजट्स को यूज करते हुए हम OAR निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होगा बजटेड FOH की कॉस्ट, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किसी एक बेस से, बजटेड बेस का मतलब आप यूनिट्स भी रख सकते हैं डिनोमिनेटर में। अगर यूनिट्स रखेंगे तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा पर यूनिट। आप डिनोमिनेटर में लेबर आवर्स भी रख सकते हैं कि जी हमारा अंदाज़ा है अगले पूरे एक महीने में या एक क्वार्टर में या एक साल में 10 लाख के फिक्स्ड FOH हमारे इनकर होंगे, और हमारा अंदाज़ा है कि हमारी लेबर अगले पूरे साल में या पूरे पीरियड में 5000 घंटे काम करेगी। तो 10 लाख बटा 5000, तो वो पर लेबर आवर रेट निकल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप मशीन आवर्स ले सकते हैं कि जी इतने FOH हमारे होंगे, मशीन इंटेंसिव बिजनेस, तो हम कहेंगे जी इतने मशीन आवर्स हमने काम करना है, तो डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स होगा, तो पर मशीन आवर रेट निकल आएगा, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, वो हमने एक सवाल में किया भी था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के इतने % FOH होते हैं। तो कोई एक बेस हमारी होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने कहा जी यूनिट्स ले लिए नीचे, हमने कहा जी पर यूनिट 10 रुपये FOH की कॉस्ट आएगी। तो ड्यूरिंग द ईयर जब भी प्रोडक्ट बनेगी उसमें FOH की कॉस्ट 10 रुपये की एब्जॉर्ब करवा देंगे। ये रेट कौन सा है, बजट की बेस पे निकला हुआ, OAR बजट की बेस पे निकला हुआ रेट है। अब इसकी बेस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर FOH शामिल होते जा रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड। अब जब पीरियड एंड आएगा तो एक्चुअल और होंगे, बजटेड तो गए डस्टबिन में, एब्जॉर्ब्ड और होंगे, ठीक है। तरतीब से चलते हैं। सबसे पहला काम क्या किया हमने, हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला। ये है प्री डिटरमिन्ड रेट, ठीक है, एस्टिमेटेड। ये क्या होता है जी, एस्टिमेटेड रेट होता है, एस्टिमेटेड या
प्री डिटरमिन्ड रेट इसको कहते हैं। अब जब ये रेट निकल आएगा, कैसे निकलेगा ये प्रैक्टिस करते हैं अभी इंशाल्लाह, ठीक है। जब ये रेट निकल आएगा तो फिर हम ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेंगे, जी ड्यूरिंग द पीरियड में क्या करेंगे जी, इस OAR को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH की कॉस्ट को शामिल कर देंगे, ठीक है। तो यूज ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेंगे जी, यूज करेंगे OAR कैलकुलेटेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड, कैलकुलेटेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड to find FOH cost of product। ठीक है जी। माना कि कुछ चीज़ें अच्छे से समझ तभी आएंगी जब हम पीरियड के एंड पे पहुंचेंगे, और पीरियड के एंड पे हमने पहले कुछ सवालों में पहुंचना ही नहीं है। वो पहले कुछ सवालों के अंदर वो पीरियड के स्टार्ट में हमें खड़ा रखेगा, यानी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनमें वो OAR हमसे निकलवाएगा, तो वो आगे जाएंगे तो समझ आएगी ना एक्चुअल में। तो लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसलन आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर क्या आता है जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH की कॉस्ट। तो अब ये FOH की कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसमें हम पकड़ेंगे OAR। ये OAR क्या है, वही बजटेड रेट जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड के साथ, एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड। ये क्या चीज लेंगे भाई, जो चीज यूज करके OAR निकाला था, ठीक है। मसलन आपने कहा जी कि डिवाइड करो यूनिट्स के साथ OAR निकालते हुए, तो इसका मतलब आपका जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो पर यूनिट होगा। बोलो अब बोलो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक मिनट जरा ये सही करके लिख लूं, तस्वीर भी तो खींचनी होती है ना कुछ बच्चों ने। एक्टिविटी को ACT लिख लो, एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड, लेवल हो गया, ठीक है जी। एक्टिविटी लेवल परफॉर्म का मतलब क्या है, सुनो। अब हमने कहा जी, जैसे मैंने कहा मिसाल के तौर पे 10 लाख हमारे FOH होंगे अगले पीरियड में, अंदाजा लगाया, और हमने अगले पीरियड में 15,000 यूनिट्स बनाने हैं, मेरी मिसाल आ गई अब, ठीक है। तो मैंने OAR निकाला, कैसे, 10 लाख डिवाइड बाय 15,000, आंसर क्या आता है, आंसर बताओ। इसको आप ना 20,000 कर लो, 20,000 यूनिट्स बनाएंगे राउंड फिगर हो, 50 रुपए पर यूनिट, ऐसे ही है। अब हमने कहा जी एक यूनिट पर इतना मटेरियल लगता है, वो kgs इंटू रेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एक यूनिट पर इतनी लेबर लगती है, इतने लेबर आवर्स लगे इनटू कॉस्ट, ठीक है। और एक यूनिट पर इतने FOH लगते हैं, हमने कहा जी एक यूनिट पर 50 लगते हैं, लेकिन टोटल कितने यूनिट्स बनाए हमने ड्यूरिंग द पीरियड। अब सोचा तो था 20 बनाएंगे, एक्चुअल में हो सकता है 20 बने, हो सकता है 18 बने, हो सकता है 22 बन जाए। तो अगर तो 20 ही सोचे थे और 20 ही बने, तो जो बजटेड FOH थे एक्चुअल से वो डिफर नहीं करेंगे। लेकिन हमने बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करना ही नहीं होता, हमने करना होता है एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को। वो तो हुआ ये कि यहां 50 इंटू 20 हुआ, तो एब्जॉर्ब्ड और बजटेड बराबर रहे, ठीक है, बजटेड के बराबर ही एब्जॉर्ब्ड आए और वही एक्चुअल बन गए, मसला कोई ना आया, ठीक है। एक होता है, आगे जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस में, कि ये जो वेरिएंस आता है ना, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड इसको कहते हैं, ये बजटेड FOH के भी चेंज होने से आ सकता है, ये एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से भी आ सकता है। लेकिन ये सारी बातें बहुत आगे जाके होने वाली हैं, बस मेरे मुंह से निकलती जा रही है, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को, ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल सिर्फ समझा क्या रहा हूं, OAR कैसे निकलना है, आज मेरा सिर्फ इतना सा सिलेबस है आज का। OAR कैसे निकलना है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर बजटेड FOH को बजटेड बेस से डिवाइड करें।
ड्यूरिंग द पीरियड क्या करना है, उस OAR को जो निकाला है यूज करके आपने FOH की कॉस्ट फाइंड करनी है प्रोडक्ट के अंदर। कैसे करोगे, OAR इनटू एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर जो आपने एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड लेना है वो याद रखना हमेशा एक्चुअल लेना है, यानी जो एक्चुअल आपने यूनिट्स बनाए, ठीक है जी, एक्चुअल आपने जो एक्टिविटी की, इससे ही तो फर्क पड़ना है। क्योंकि अगर आपने बजटेड ही यूनिट्स ले लिए तो जो यहां था वही यहां पे आ जाएगा, फर्क क्या रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको आप क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड FOH। क्या कहेंगे इनको, एब्जॉर्ब्ड FOH। तो बजटेड FOH OAR निकालने के बाद डस्टबिन में फेंक देने हैं। मैं बार बार ये कहा करता हूं बच्चों को, डस्टबिन में फेंकने का इसलिए कहता हूं कि बच्चे ना अक्सर बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करने लग जाते हैं। गड़बड़ है, गड़बड़, गलती है, ये बड़ा ब्लंडर है ये, ठीक है। बजटेड FOH को यूज करके क्या निकाला, OAR। हालांकि ये आज यूज नहीं करना, लेकिन जब यूज करना है तो फिर आप यही बात भूलोगे इंशाअल्लाह। नहीं भूलोगे, चलो जब यूज करना है तो देख लेंगे, एक चैलेंज है फिर, ठीक है। जब आपने ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना होगा तो मैं कहूंगा हाँ भाई बताओ कंपेयर करके अंडर ओवर एब्जॉर्ब, तो आप कहोगे बजटेड और एक्चुअल। ये गलती है, असल में निकलना है एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल। अब एब्जॉर्ब्ड और बजटेड में क्या फर्क है, बजट स्टार्ट में पता इतने यूनिट्स और इतनी कॉस्ट, उससे OAR निकल आया ना। अब ये बजट डेटा कहां चला गया, डस्टबिन में, और OAR सिर्फ आपने पकड़ा और उसको मल्टीप्लाई किससे किया, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्मेंस। तो इसलिए अब ये बजट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड FOH, ठीक है। पीरियड एंड पे एक्चुअल आएंगे तो एक्चुअल और एब्जॉर्ब का कंपैरिजन करके अंडर ओवर निकाला करेंगे, ठीक है ना, बजटेड से नहीं करना, ओके। तो ड्यूरिंग द पीरियड क्या करोगे, पता नहीं कब जाके करेंगे हम, अभी तो नहीं करना, पता नहीं कब जाके करेंगे हम, एंड पे जाके इस चैप्टर के कर रहे होंगे, लेकिन आज कहानी तो पूरी करें ना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द पीरियड क्या करोगे, OAR निकालोगे। OAR कैसे निकालोगे, बजटेड FOH ओवर बजटेड बेस करके। बेस में क्या कुछ आ सकता है, यही डिस्कशन आज की है, ठीक है, अगला काम तो होना कोई नहीं। फिर जब एक बार OAR निकल आया तो बजटेड डेटा कहां जाएगा, खूह में, डस्टबिन में, ठीक है। और OAR को पकड़ोगे, ये OAR लेकर मल्टीप्लाई करोगे उसको एक्चुअल डेटा से, एक्चुअल यूनिट्स, अगर ये पर यूनिट है, और अगर डिवाइड किया आपने लेबर आवर से तो पर आवर निकला होगा, तो एक्चुअल लेबर आवर, डिवाइड किया मशीन आवर से तो पर मशीन आवर निकला होगा, जहां एक्चुअल मशीन आवर, ठीक है। 10 यूनिट बन गए हैं, 20 यूनिट बन गए हैं, 30, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH को ऐड कर रहे हैं, यही तो सिखाया जा रहा है। तो टोटल तो सवाल में बता देगा ना। देखो आपके सामने सवाल है जिसमें वो कहता है ड्यूरिंग द पीरियड इतनी प्रोडक्शन हुई, लेकिन कंपनी के पास तो नहीं ना पता था स्टार्ट में खड़े हो गए इतनी प्रोडक्शन होनी है, तो वो आपसे कहेगा स्टार्ट में क्या OAR निकाला होगा इन्होंने, ड्यूरिंग द पीरियड कितना एब्जॉर्ब करवाया होगा, और एंड पे क्या अंडर ओवर निकला होगा। ये असल में आपको सवाल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने ऊपर इसको तारी करे ना, तो आपको स्टार्ट में खड़े होकर क्या पता है कि एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन होगी। तो आप एक OAR निकाल लेते हैं और ड्यूरिंग द पीरियड जैसे जैसे एक यूनिट भी बनता है तो उसके अंदर 50 रुपए ऐड करते हैं, 2 बनते हैं तो 100 ऐड करते हैं, 3 बनते हैं तो 150 ऐड करते हैं, 4 बनते हैं तो जितने यूनिट्स बनते जा रहे हैं उतनों के अंदर जो है वो FOH की कॉस्ट एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं आप। एक्चुअल में ऐसे हो रहा होता है, टोटल के अंदर भी वही एब्जॉर्ब पड़ा होता है, क्योंकि रेट जो 50 लिया हुआ है, सिर्फ यूनिट्स एक्चुअल लिए हैं, एक्टिविटी लेवल एक्चुअल लिया है, रेट तो एक्चुअल नहीं ना लिया है, रेट तो एक्चुअल है ही नहीं हमारे पास। बात समझ आ रही है। तो असल में ये तो प्रैक्टिकली है ना, आप अपने ऊपर अगर तारी करें तो कि हम अगर बिजनेस कर रहे हो तो हम स्टार्ट में खड़े होकर 50 रुपए का रेट डिटरमिन कर लेंगे, और ड्यूरिंग द पीरियड हम जितने यूनिट्स बनते जाएंगे, रोजाना के हिसाब से भी हो सकता है हम कभी 10 बना रहे हैं, कभी 50 बना रहे हैं, कभी 20 बना रहे हैं, जितना ऑर्डर आ रहा है उतने बना रहे हैं। तो जब कभी यूनिट्स बनाते हैं हम उसके ऊपर एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर मटेरियल तो एक्चुअल लग गया, लेबर भी एक्चुअल लग गई, लेकिन ओवरहेड्स 50 रुपए एस्टिमेटेड वाला लगेगा। अब ये ऐड होते 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 एक्चुअल प्रोडक्शन में FOH पीरियड के एंड आ जाएगा। अब पीरियड के एंड पे खड़े होके मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट एडेड होगी, लेबर की एक्चुअल कॉस्ट एडेड होगी, लेकिन जो FOH की एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट होगी, बजटेड भी नहीं है, वो तो और चीज थी, वो तो डस्टबिन में चला गया, ठीक है। अब एब्जॉर्ब्ड को कंपेयर करोगे एक्चुअल से, और जो फर्क होगा पीरियड एंड पे निकाल दोगे। मतलब अगर सोचा था एब्जॉर्ब करवाया आपने FOH टोटल 9 लाख के, और एक्चुअल में आ गए 11 लाख के, तो जो 2 लाख कम है उसको अब कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो। और अगर कम हो गए हैं
कम होने चाहिए थे, ज्यादा हो गए हैं तो आप ज्यादा हो गए हैं तो माइनस कर दोगे, कम हो गए हैं तो बढ़ा दोगे, वो एंड पे जाके करते होते हैं। ठीक है, कुछ समझ आया थोड़ा सा? ये बात समझ, थोड़ा थोड़ा ही समझ आना चाहिए था, वैसे तो इतना भी समझ नहीं आता पहले दिन। ठीक है, तो सादा बात, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर क्या निकालोगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। किससे निकालोगे? बजटेड डेटा से। फिर बजटेड डेटा कहां कर दोगे? डस्टबिन बुर्द कर दोगे। फिर OAR को ले लोगे और ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल प्रोडक्शन से इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। पीरियड का एंड आएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट टोटल निकल आएगी, जिसको आप टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस से एडजस्ट करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला था ना, उससे मटेरियल भी था, लेबर भी थी, ओवरहेड भी थे। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई, अब उसके अंदर मटेरियल भी एक्चुअल है, लेबर भी एक्चुअल है, लेकिन FOH एब्जॉर्ब्ड है। अब आप देखोगे एब्जॉर्ब कितने कराए? 9 लाख। एक्चुअल कितने आए? 10 लाख। इसका मतलब 1 लाख की कॉस्ट अभी प्रोडक्ट में ऐड होने से रह गई है, तो ऐड कर दोगे एंड पे जाके। और अगर एब्जॉर्ब आए 9 लाख और एक्चुअल निकले 8, ओहो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, कोई बात नहीं, पीरियड एंड पे माइनस कर देंगे। ये बात समझ आई है? ठीक है ना, ये असल तरतीब होती है। अब आप कह रहे हो हमें कैसे पता एक्चुअल प्रोडक्शन? भाई आप पीरियड के दौरान से गुजर रहे हो, लेकिन पर्चे में आपको सवाल जो देगा वो इसी तरह से देगा कि पीरियड के स्टार्ट में ये डेटा था और पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड इतनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है और अब एंड पे हमें ये बता दो, तो वो तो आपसे सारी अकाउंटिंग करवाएगा ना। ठीक है, समझ आई? तो ये सबसे मुश्किल बात ही समझना। ठीक है, चले, अच्छा शुक्र है थोड़ी बहुत आ गई समझ। तो अगेन पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर क्या करोगे? OAR निकालोगे। आज हमने सिर्फ यही सीखना है, लेकिन बात मैं पूरी कर रहा हूं। ठीक है, ओके। कल फिर बड़े सवालों के अंदर पास पेपर के 2 सवाल करने हैं, उनमें भी सिर्फ यही निकालना है, अगला काम उनमें भी नहीं है। फिर ईदों बाद जब डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे उसमें भी यही निकाल रहे होंगे, आधा चैप्टर ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर इस तरफ को जाना शुरू होगा। और फिर एंड वाले सवालों में ये भी आपसे करवाएगा जो मैं अभी लिख रहा हूं, एट एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है ना, तो सही है, लेकिन कहानी पूरी हो सामने, पता हो कि ये कर क्या रहे हैं, ये OAR निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। फिर कभी वो इस स्टेज पे भी लेके आ जाता है दरमियान में ही चैप्टर के, कभी कह देता है कि बताओ जी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, तो एब्जॉर्ब करवाना भी आता हो। उसमें याद रखने वाली बात क्या है? OAR को मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्चुअल से। अगर खुदा ना खास्ता बजटेड से कर दिया तो जहां से चले थे जिथे थी ठीक है, तो वापस उठे ही खलोती। ठीक है जी, तो इसलिए बजटेड डेटा यूज करके OAR निकालना है। और मेरी बात याद रखनी है, इसके बाद बजटेड डेटा को कहां करना है? डस्टबिन बुर्द कर देना है। ठीक है, और OAR को पकड़ के ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या निकलेगा? एब्जॉर्ब्ड FOH निकलेगा। ये मैं सुनना चाह रहा था, एब्जॉर्ब्ड FOH निकलेगा। ठीक है, और फिर पीरियड एंड पे जाके एब्जॉर्ब्ड और बजटेड का फर्क ये नहीं करना आपने, बस ये देखेंगे, अब देखेंगे, ये हम देखेंगे, लाजिम है कि एंड पे जाके हम देखेंगे कि आपको ये याद रहता है कि नहीं रहता पहले दिन वाला। ओके, वैसे मैं इतनी बारी कह देना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद रह ही जाना है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है ना, ये यहां पर इस चैप्टर का हिस्सा नहीं था, वो तो मैंने पूरी कहानी समझाने के लिए आपको बताया है। असल में ड्यूरिंग द पीरियड इस चैप्टर ने ये बताया है, ये करेंगे। स्टार्ट ऑफ द पीरियड क्या करेंगे? ये करेंगे, OAR निकालेंगे। ठीक है जी, ड्यूरिंग द पीरियड इस OAR को यूज करके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड FOH निकालेंगे। करेंगे OAR कैलकुलेटेड एट स्टार्ट ऑफ पीरियड को यूज करके ड्यूरिंग द पीरियड फाइंड करेंगे FOH की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH की कितनी कॉस्ट है। डन। और जब पीरियड का एंड आएगा तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, मुंह डिंगा कर रहा सी मैं लेकिन नहीं होया, चलो सीधे मुंह नाल ही बोल लेंगे। ओ व्हाट टॉक इज, मैंने एक लाइन लगानी है और वो ही नहीं लगा के दे रहा मुझे जी। और ये आ गया जनाब एट द एंड ऑफ द पीरियड, why I am standing at the moment. At the end of the period, आपने कैलकुलेट करना है FOH का वेरिएंस। क्या जी? FOH का वेरिएंस, वेरी कितना किया, फर्क। ठीक है, अच्छा ये FOH वेरिएंस का अपना एक चैप्टर भी है, पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, 15 नंबर का सवाल उसमें से लाजमी आता है। वो बड़े आखिरी 2 टॉपिक्स में से डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे इंशाल्लाह,
तो ये वहां पे भी जाके दोबारा आपको याद कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम FOH वेरिएंस बाय कंपेयरिंग what and what? By comparing absorbed FOH with budgeted, अच्छा ठीक है, absorbed FOH वर्सेस, कंपेयर किनको करना है जी, मुकाबला किनका कराना है, absorbed FOH का एक्चुअल FOH के साथ। ना बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर करना है, ना बजटेड को एब्जॉर्ब से, क्योंकि बजटेड तो डस्टबिन में पड़े हैं, बजटेड तो वो डस्टबिन उठा के भी लेगा सफाई वाला, अब नहीं आ रही वो फिलहाल, ठीक है। तो अब एब्जॉर्ब्ड FOH कहाँ से उठाते हैं, ये पड़े होते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ये हम जो रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉर्डेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट, जबकि एक्चुअल FOH हमें बिल शिल आ जाते हैं जब, तो हम कैश की पेमेंट्स करते हैं, तो वहाँ से हमें फिर मिलते हैं पीरियड के एंड पे एक्चुअल एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, और इनको कंपेयर करने से हमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH का पता लग जाता है, ठीक है जी, अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड। कम एब्जॉर्ब हुए, ज़्यादा होने चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो एंड पे पीरियड के आगे, पीरियड के एंड का वेट तो नहीं ना कर सकते थे हम, ठीक है, कॉस्टिंग करनी होती है अपनी हमने, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। तो बड़ी सादा सी बात है, अगर कम एब्जॉर्ब हुए यानी FOH प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा कम बने हैं तो अब ऐड कर देंगे, ज्यादा बन गए हैं तो लेस कर देंगे, और ये काम प्रैक्टिकली मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में हम करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ सेल को दुरुस्त करके फिर PNL में लेकर जाएंगे। तो वहां उस चैप्टर के अंदर जाके अगर किसी का अभी नहीं भी क्लियर हुआ ना ये वाला कॉन्सेप्ट, उम्मीद तो है किसी हद तक हो गया, नहीं भी हुआ तो वहां जाके शीशा हो जाएगा, शीशा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड यहां से निकलेंगे। तो जी वापस आते हैं हम जहां से हमने बात शुरू की थी, और वो क्या है, हमने पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर कहानी यहाँ शुरू हुई है, तो यहाँ तक को पिक्चर शिक्चर लेनी है तो ले लीजिए, बल्कि ऊपर वाले की अलग पिक्चर, चल ठीक है सारी ले सकते हैं, तो ठीक। तो सिंगल रेट सिस्टम में पीरियड के स्टार्ट में खड़े होके OAR निकालना है, वो निकालना है फिलहाल, ठीक है, अब वो सीखते हैं, और जब तक ड्यूरिंग द पीरियड नहीं आता तो यही चलेगा सवालों में, जब ड्यूरिंग द पीरियड आ गया तो एब्जॉर्ब करा लेंगे, और फिर चैप्टर के एंड पे जाके कहीं पीरियड का भी एंड आएगा इत्तेफाक से, ठीक है, तो वहां पे फिर अंडर ओवर निकालना भी सीखेंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी सीख लेंगे, ये जर्नल एंट्री अब सीखेंगे, जर्नल एंट्री यहाँ भी है, ठीक है ना, ये यहाँ सीखेंगे, और उसके बाद फिर प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में शायद आपको दोबारा करनी पड़े, और कॉस्ट और प्रोडक्शन में तो लाजमी करनी ही पड़नी है ये एंट्रीज, तो दोबारा ये चैप्टर यहीं से खुलेगा जहाँ एंट्रीज हुई पड़ी होंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं भूलने नहीं देता इंशाल्लाह, टेंशन न लें, ठीक है जी। तो सिंगल रेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, अब ये इसके ऊपर फोकस कर लें, तो सिंगल रेट सिस्टम में क्या करेंगे, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एक सिंगल OAR निकालेंगे, ठीक है, और उस सिंगल OAR की बेस पर FOH को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाएंगे, और पीरियड के एंड पे जाके एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके अंडर ओवर निकालेंगे, गॉट इट। चलें आगे, चलो फिर अब काम शुरू करते हैं। पहला, अब ये जो बेस है ना जी, बेस, ये जो बेस हैं ये कौन कौन सी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो 3 तो मैंने बोल ही दी थी, और चौथी एक आपने वो बेसिक वाले सवालों में देख ली थी। तो बेस जनाब 6 तरह की इस्तेमाल हो सकती हैं, 6 तरह की बेस इस्तेमाल हो सकती हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स यूज कर सकते हैं आप लेबर आवर्स यूज कर सकते हैं, आप मशीन आवर्स यूज कर सकते हैं, मखाइन आवर्स, मखाइन हावर्स, उसके बाद आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूज कर सकते हैं, एक आपने की भी थी बेसिक में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
परसेंटेज के तौर पे दे दिया था ना, उसने कहा था कि FOH इज 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमने कहा था इसका मतलब अगर 100 रुपए की लेबर कॉस्ट है तो 120 FOH, तो 200 है तो वो 240, तो 400 है तो वो इस तरह से परसेंटेज लग गई ना, तो 120%। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को मैं DM कॉस्ट लिख दूं, DM कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और छेवां जो है वो प्राइम कॉस्ट। दोनों मिलाकर भी वो कह सकता है कि FOH आर 80% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 120%, जो भी कह ले वो। ठीक है, तो छेवां क्या है जी? प्राइम कॉस्ट। तो जी ये 6 बेस इस्तेमाल हो सकती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मशहूर ऊपर वाली 3 है, ज़्यादा यूज़ यही होती हैं, फिर नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है जी। अब इन सवालों में मुश्किल कल क्या होगी, जो पास पेपर के सवाल हैं, FOH के अंदर मसाइल आएंगे। FOH में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, डेप्रिसिएशन है तो वो कैसे निकलनी है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला यही है OAR का जो आपके सामने आ चुका है इस वक्त। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अगर डिवाइड करेंगे बजटेड FOH को यूनिट्स के साथ तो पर यूनिट OAR आएगा। अगर लेबर आवर्स के साथ करेंगे तो पर लेबर आवर, पर मशीन आवर। अच्छा, अब कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो ये एज, हाँ रेशो, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एज आ परसेंटेज। तो अगर डिवाइड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से तो आपका आंसर आएगा परसेंट, एज अ परसेंटेज, FOH निकलेगा एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये पीरियड के स्टार्ट में निकाला जाता है, और आपको उस सवाल में निकाल कर दिया हुआ था और आपने एब्जॉर्ब करवाया था, वो जो बेसिक वाला सवाल किया था। ठीक है, हो सकता है एक्चुअल भी वही निकले, एंड में अंडर ओवर ना निकले, नहीं निकला होगा। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि अंडर ओवर निकले ही सही, लेकिन एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल में फर्क 2 वजह से हो सकता है। ये जाकर समझ आएगा आपको कोई 90+ लेक्चर्स में चल रहे होंगे हम, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सही मानों में तब समझ आएगा कि बजटेड FOH जो हैं उनमें भी तो चेंज आ सकता है। बजटेड FOH में क्या चेंज आ सकता है? ये गिरने वाली जगह भी उन्होंने छोड़ी हुई है, ये देखो। बजटेड FOH में क्या चेंज आ सकता है कि आपका FOH एक्सपेंस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाए। दूसरा फर्क क्या आ सकता है? बजटेड प्रोडक्शन चेंज हो सकती है, प्लान्ड प्रोडक्शन से प्रोडक्शन ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी हो सकती है। तो ये दोनों वजूहात की बिना पे अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकलता है। प्रोडक्शन चेंज हो जाए बजट से, या FOH की कॉस्ट एक्सपेंस चेंज हो जाए, तो वो स्टैंडर्ड वेरिएंस के चैप्टर के अंदर फिर आप FOH के 2 वेरिएंस निकालोगे। एक को कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। फिर वॉल्यूम आगे 2 दफा 2 में टूटता है। ओ बड़ा मजे का टॉपिक है, आप यू विल लव इट। आप वैसे भी MA बहुत आसान, मुश्किल थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग लगती है बच्चे को, वरना ये सबसे आसान पर्चा होगा, सिलेबस होगा। पर्चा थोड़ा मुश्किल कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं था, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया इस दफा, अल्हम्दुलिल्लाह आसान रहा बच्चों का पर्चा। ठीक है, खैर एनीवेज कभी मुश्किल भी आ जाता है। चलें जी, अब आए जरा आए खुशबू लगा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ये सारा कुछ पढ़ना है आपने, सारा कुछ पढ़ना है, ये सारा कुछ पढ़ना है। जैसे ये आपका आज होमवर्क है, रीड ओनली, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बेसिक में डाली थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को दोबारा बताया गया। ठीक है, चल भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फिर कॉस्ट बिहेवियर मैंने फिक्स वेरिएबल आपको करवाए हुए हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन करवाया हुआ, तो एक दफ़ा आपने इन पे नज़र डालनी है। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट बड़ा मुख्तसर करके लिखा गया है। ठीक है, 3.5 तक सिर्फ पढ़ना है। ठीक है जी, उसके बाद ये भी आपने रीड करना है। सिंगल ओवरहेड रेट इज यूज्ड इन टू डिस्क्राइब सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दैट इज एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। स्टेप 1 में क्या करेंगे? प्री डिटरमिन्ड रेट निकालेंगे एट स्टार्ट ऑफ पीरियड, ये मैंने आपको बता दिया इस फॉर्मूला से। स्टेप 2, ड्यूरिंग द पीरियड FOH की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट में,
ड्यूरिंग द पीरियड इस फॉर्मूला से, ये भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना जी। और फिर पीरियड के एंड पे अगर ये चला आगे तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ पीरियड FOH वेरिएंस इज कैलकुलेटेड। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करके, ठीक है, सही है। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी पढ़ लेना है, अभी मेरे साथ ही पढ़ लें, बाकी आप खुद रीड कर लीजिएगा। ये बीच वाला सिर्फ मैंने छोड़ा है, ये फैक्टर्स पेंडिंग है अभी, वरना शुरू से लेके जहां तक ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल रेट तो अभी शुरू नहीं किया। तो FOH एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑल्सो नोन एज FOH अप्लाइड रेट, प्लांट वाइड रेट। प्लांट वाइड मतलब पूरे प्लांट का, पूरी फैक्ट्री का सिंगल एक रेट। आगे जाएंगे ना डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालेंगे इंशाल्लाह, वो भी सीखेंगे, पहले इधर तो ये काम कर ले। बड़ा आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह अच्छे नंबर देगा आपको अगर आ गया तो FOH एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑल्सो नोन एज FOH अप्लाइड रेट, प्लांट वाइड रेट, ब्लैंकेट रेट, कंपोजिट रेट, FOH रिकवरी रेट और प्रीडिटरमिन्ड FOH रेट। ये इसलिए नाम पता होने चाहिए कि रिक्वायरमेंट में वो लिख दे, डेटा देकर कहे कंप्यूट ब्लैंकेट रेट। अब बैठे हैं ब्लैंकेट तो हम लेके ही नहीं आए, तो घर छोड़ आए हैं और नहीं ये क्या है, तो पता होना चाहिए ना डिफरेंट नेम्स का। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट, बजटेड FOH कॉस्ट इंक्लूड बजटेड फिक्स्ड FOH कॉस्ट एंड बजटेड वेरिएबल FOH कॉस्ट। बताया आपको, फिक्स और वेरिएबल दोनों ही यहां पर शामिल है, ठीक है। बजटेड बेस कैन बी बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, बजटेड टोटल मशीन आवर, बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है, पहले बता दिया। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, एक्चुअल मशीन आवर्स हो सकते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन हो सकती है, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल, वही वाली बातें हैं, ठीक है। तो काम की बात सिर्फ ये थी, पहली और दूसरी, तो तीसरी चौथी आपको वैसे ही मैंने बता दी, ठीक है। पहली दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप कहीं कंफ्यूज ना कर देना कि सिर्फ फिक्स्ड FOH लेने हैं या सिर्फ वेरिएबल, इस चैप्टर में दोनों ही लेने हैं। हाँ, आगे जाके कहीं ना कहीं जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर के अंदर फिक्स्ड अलग रखेंगे, वेरिएबल अलग रखेंगे, तो OAR बेसिकली फिक्स के ऊपर ही निकलता है, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों ही लेने हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, अच्छा जी, कैसे चेंज हो सकती है, आपकी मर्जी है, किसी एक पीरियड में तो चेंज नहीं कर सकते, अगले पीरियड में ही करेंगे। बेसिकली हम बेस सेलेक्ट कौन सी करते हैं, जो नहीं, मिसाल के तौर पे अगर आपके फैक्ट्री में ज़्यादा लेबर काम कर रही है तो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है आपका, तो आप लेबर आवर्स को ले लोगे, और अगर मशीनें ज़्यादा काम करती हैं तो मशीन आवर्स को ले लोगे, मशीन इंटेंसिव है तो सवाल चुप होगा तो बताऊंगा आगे से आगे सवालों में कि फिर इस बेस के ऊपर आपने काम करना होता है। जैसे खास तौर पर डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप अपने बिजनेस को सामने रखते हुए बेस सेलेक्ट करते हो, तो उस पीरियड में तो वही रहेगी, अगले पीरियड में चेंज करनी है तो कर लेना। ये कौन सा स्टैंडर्ड है कि वो कहेगा रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करो, या चेंज इन पॉलिसी है, या एस्टीमेट चेंज है, ये तो बुजुर्गों की बातें हैं भाई, जैसे उन्होंने कहा हम भी कर देते हैं वैसे ही है जी। कॉस्ट के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, इसी तो मजे का है, जैसे मर्जी कैलकुलेशन करो। मैं बस फॉर्मेट्स में आप लोगों को पाबंद कर दूंगा, उसमें भी आपका ही फायदा है कि आपको ये मसला नहीं होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल शुरू कहाँ से करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है शुरू कैसे करना है, FOH का सवाल है शुरू कैसे करना है, ये नहीं मसला होगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी CFP का सवाल है शुरू कैसे करना है, ये पता होगा कि क्या 4 चीज़ें चाहिए हमें। अब उसमें मैं तो कैलकुलेशंस को भी नॉर्मली एक जैसा ही रखता हूँ ताकि वही किसी न किसी हद तक आपके दिमाग में बैठ जाए तरतीब, लेकिन कैलकुलेशन में, वर्किंग में मैं वैसे बच्चों को आज़ादी देता हूँ, जैसे मर्जी निकाल के फिगर ले आओ बस, ठीक है। ओके, तो आ जाए सवालों पर। बेटा जो फिगर सही होगी उसका नंबर मिलेगा ना, जो गलत होगी उसको क्यों मिलेगा। कैलकुलेशन में देखो ना, आपने कहा जी 5 किलो एक मटेरियल, एक यूनिट के ऊपर मटेरियल लगता है, और 1 kg जो है वो 750 रुपये का आता है। अब इसमें 5 kg आपने गलत लिया है, 750 सही लिया है, तो आधा नंबर इसका मिलेगा। जो सही लिखोगे वो नंबर मिलेगा। इसलिए चलने वाले निकल गए, इस पर्चे में चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए, ये ध्यान में रखना। इस पर्चे में रुकना मौत है, चलना जिंदगी है, चलते जाओगे हिम्मत करके मंजिल पे पहुंचोगे, पक्की बात है, पक्की बात है। ये पर्चा आप पढ़ना भी मजे का लगेगा इंशाल्लाह आपको, अल्लाह ने चाहा तो। पर्चा देखने में मुश्किल लगेगा, करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन पास करना इसको आसान है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नंबरों का। बच्चा करता जाता है, कहीं ना कहीं नंबर मिलते चले जाते हैं उसको, रुकना नहीं है बस, ठीक है, रुकना मौत है। और
रुकेगा वही जो घर पे पहले दिन वाला लेक्चर ज़हन में नहीं रखेगा, होमवर्क करते हुए, टेस्ट की तैयारी करते हुए, टेस्ट को सॉल्व करते हुए, प्रेप लीव के अंदर क्या सॉल्यूशन को नहीं देखना, मार्क्स इंटू 1.8 करके करना डे 1 से। अब तो आप माशाल्लाह तजर्बाकार लोग हैं, तो आपने अपने साथी की इन बातों को माना तो ग्रुप ए के अंदर आप उसका फ़ायदा देख कर आ चुके हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल है इस मामले के अंदर कि इसमें स्टैंडर्ड तो वैसे कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर इसको कैसे टैकल करना है, इसमें तो बिल्कुल मौत है, मौत आप लोगों की, सॉल्यूशन को साथ साथ देखना, ये जहन में रख लो। अगर इसी बार पास करना है, एक बार मैं आपको बता रहा हूं, फिगर नहीं समझ आ रही, अजम्पशन लेके कोई फिगर लिख दो, आगे चले जाओ, पास हो जाओगे, रुकना नहीं है। मैंने तो इतना बड़ा आपको बोनस दिया हुआ है, 70% सवाल सही है, दोबारा मत करो, अगली बार जब कभी वो सवाल सामने आए फिर देखेंगे कि वो गलती दोबारा करते हैं या नहीं करते। तो फिर काहे का डर है कि गलत हो गया तो क्या होगा, दोबारा नहीं करना, दोबारा करोगे सवाल याद होगा। सवाल याद नहीं करने हमने, उसूल याद करने हैं, कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं। ओके, करोगे इंशाल्लाह कोशिश ना, पास होने वाले इंशाल्लाह ऐसे ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। भाई पैकेज वाला मंथ चल रहा है, पता है ना? हाँ, कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है? हाँ कोई नहीं, अभी तो है थोड़ा टाइम, 10-15 मिनट तो और पढ़ लो है। असल में रमज़ान भी एंड पे आ गया और फिर जोहर के बाद क्लास है, तो रोज़ा भी वैसे भी तंग कर रहा होता है आपको, तो कोई नहीं, थोड़ा सा हिम्मत कर लो, इस कुर्बानी पे बस बहुत मिलेगा इंशाल्लाह आपको अल्लाह की तरफ से। अल्लाह को भी देखो ना, आप पे प्यार आएगा, तरस भी आएगा, कैसी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लोग घरों में बैठे, वो कैमरे के उधर बैठे याशियाँ कर रहे हैं जी, और आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ ले इंशाल्लाह, उनको भी खैर ही होगी, अब मजबूरी में गए हुए हैं बेचारे, वरना वो भी इधर ही होते। 1 unit of a product requires 6 kg of material and 10 hours of direct labor, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट है 600 पर केजी, लेबर है 400 पर आवर, और FOH इज इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट एट 140 पर। कैलकुलेट करो प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये जो पहले दोनों सवाल हैं, ये बेसिकली ये मैंने अभी डिस्कशन किया है ना, उसकी ज़रा बुनियाद बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला मैं करा रहा हूँ, दूसरा कर लेना जी। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें पर यूनिट, तो भाई क्वेश्चन 1 में प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो कहता है जी 1 यूनिट पर 6 किलो लगते हैं। अब केजी कुजी मैंने नहीं लिखने, पर्चे वाला वर्जन लिख रहा हूँ, ठीक है। और 1 केजी आता है 600 रुपये का। कितनी कॉस्ट आ गई जी? 3600। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 1 यूनिट पर 10 घंटे लेबर काम करती है, ठीक है, और 1 लेबर के घंटे की पेमेंट हम करते हैं 400 रुपये जी। FOH की कॉस्ट, 3 ही चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, वो कहता है जी 140 रुपीज़ आपके खर्च होते हैं, लेकिन हर यूनिट पर खर्च होते हैं। कह रहे नहीं, पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी अगर 1 घंटा लेबर काम करे तो लेबर के 400 रुपये का खर्चा बनता है, और उतनी देर में मशीनें जो चलती हैं वो बिजली जो खाती हैं वो 140 रुपये की खा जाती है उस 1 घंटे के दौरान, ठीक है। तो फिर सेम जी जी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई? पूरा 9000। शायद इसको फिर को अपडेट आ गई है। जी कितनी कॉस्ट आ गई जी? 9000। ओके, दूसरा भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ठीक है, लेकिन इसमें उसने उस तरह से दिया है जैसे आपको बेसिक में एक सवाल कराया था। FOH क्या है? 50% ऑफ, यहाँ मटेरियल कॉस्ट है, तो जितनी मटेरियल कॉस्ट होगी उसका 50% FOH। मसला तो नहीं कोई? कैलकुलेट करो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन, तो ये डिफरेंट बेसिस की बेस पर आपने FOH का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, ट्राई करते हैं नहीं पहले आप?
मेरा दिल था 5वां भी करा दूं, तो यूं करते हैं, चौथा होमवर्क में करो, 5वां मैं कराता हूँ, 6वां होमवर्क में करो, फिर कल आके 5वां 6वां पहले कराऊंगा, ये चौथा और 6वां पहले कराऊंगा इंशाल्लाह, और फिर अच्छा वो कर लेते हैं। मैं ज़रा प्लान तो कर लूँ ना, आप लोगों का होमवर्क तो प्लान करो। छोटे छोटे सवाल है चांद, छोटे छोटे सवाल है। हमारा टारगेट है 1-1.25 घंटे से ज़्यादा होमवर्क पूरे सेशन में ना रहे, वीकेंड के अलावा। लेकिन रमज़ान पैकेज चल रहा है आजकल हमारा, तो हम तकरीबन 30 से 40 मिनट का होमवर्क लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। आजकल हम जो है ना वो यशी कर रहे हैं। ठहर जाओ पुत्र, ये असल सवाल शुरू होने हैं जो मैंने कल करवाने हैं, पास पेपर यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे पिछले सारे सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह आप नहीं करने। तीसरा सवाल मैं आपको करा रहा था, बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2025 इज एज फॉलोज। बजटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन 5000, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, टोटल एफओएच है और मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पर ओएआर निकालना है अगर, तो कैसे निकलेगा जी? हमें कही सबसे पहले तो हमें एफओएच का बता दो, तो एफओएच तो सवाल में सीधे ही गिवन थे, मज़ा आता इनको निकालना पड़ता, ठीक है। बहरहाल डिफरेंट चीज़ों से मिलाकर इनको निकालते, तो सेलिंग खर्चे होते हैं, एडमिन होते हैं, एफओएच बीच में से हम कशीद करके निकालते हैं जी। फिर एफओएच के अंदर आपको बताया है इस चैप्टर में आपने फिक्स वेरिएबल दोनों ही लेने हैं, ठीक है। अब जब आपने इसको डिवाइड किया डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ, तो वो कितने हैं? 5 लाख रुपए। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, आवर्स तो गिवन ही नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करोगे? लिखा तो हुआ है ₹50 पर आवर है, तो इसको डिवाइड कर दो, आवर्स निकल आएंगे। डेटा गिवन है तो वर्किंग नंबर छोटी सी 1 की, यहाँ पे हमने लिखा जी ₹500,000 लेबर कॉस्ट है, और हर लेबर का घंटा पे करते हैं हम 50 रुपये के हिसाब से, तो टोटल लेबर आवर्स कितने निकले? 10,000 लेबर आवर्स निकले, ठीक है जी। तो ये 10,000 लेबर आवर्स की बेस पर डिवीजन करके आपने आंसर क्या निकाला? 7.5 पर लेबर आवर, यह आपका ओएआर निकला है। तो अगर आप लेबर आवर्स की बेस पे ओएआर निकालते हैं तो वो ये निकले, ठीक है। अच्छा, अब ये ना कहना कि ये सेम आ सकते हैं, सेम नहीं भी आ सकते, क्योंकि तो डिफरेंट बेसिस है ना, आप अपनी बेस कोई ना कोई एक सेट करते हैं, मल्टीपल नहीं होती, कोई एक ही होती है सिंगल रेट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है जी? मशीन आवर्स की बेस पे करें तो ओएआर निकाल लेते हैं जी। फिक्स्ड एफओएच तो ये एफओएच तो 75,000 ही है, ठीक है। आप डिवाइड करना है इसको मशीन आवर्स के साथ, तो 5 मशीन आवर्स, ओ ये तो पर यूनिट है, हमें तो टोटल चाहिए। अब क्या करें? ऊपर बजटेड यूनिट्स पड़े हैं ना, तो ये चूंकि ओएआर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बजटेड यूनिट्स लेने हैं, एक्चुअल नहीं लेने कभी भी, ठीक है ना। यहाँ पे ओएआर निकालने के लिए सारा डेटा बजटेड होना है, ठीक है। तो छोटी सी वर्किंग नंबर 2 की आपने कहा जी 5 मशीन आवर्स पर यूनिट लगते हैं, और टोटल हमने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो कितने मशीन आवर्स काम हुए हैं? नहीं किए हैं, नहीं करेंगे, यूं बोलना चाहिए था मुझे, माजरत जी। 25,000 मखाइन आवर्स, मशाइन आवर्स, ठीक है जी। हम थे, ये तो हमसे भी आगे निकले। वर्किंग का रेफरेंस देना चाहिए था, बहरहाल अब मेरे पास जगह नहीं है जी। बोलो, ₹3 पर मशीन आवर, ठीक है। थर्ड इज प्रोडक्शन यूनिट्स। अरे यार ये तो सिंपल, अब ये सिंपल लग रहा है जी। ₹75,000 डिवाइडेड बाय लिख ला भाई, डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। अब जब 5,000 यूनिट्स से डिवाइड करोगे तो आंसर 15 पर यूनिट आ जाए। अब ये निकल आता है ड्यूरिंग द पीरियड, फिर इसी को यूज करके जो रेट निकला है उसी
को एक्टिविटी लेवल बनाना है। फिर जैसे मशीन आवर्स हैं तो फिर पर मशीन आवर निकला तो मशीन आवर से एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच आएंगे। यू पर यूनिट निकला है तो एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकलेंगे। समझ आ रही है? चलो, तो कोई एक बेस होगी, सारी नहीं होती। अच्छा जी, अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर OAR अगर निकालना है तो एफओएच कितने हैं? 75,000। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। लेकिन इसको हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में आएगा। 15% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 15% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी अब जो अगर ये बेस बनाएंगे हम, मसलन हमारे सवाल में होगी, तो जितनी लेबर कॉस्ट आएगी उसका 15% एफओएच होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगले भी होने हैं जी। OAR मटेरियल कॉस्ट है अगला। मटेरियल कॉस्ट की बेस पे कह रहा है ₹5 लाख, नहीं, मटेरियल कॉस्ट कितनी है? ₹125,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़ना है तो वो निकालनी पड़ेगी बस। ₹75,000 डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट करनी है तो प्राइम कॉस्ट वर्किंग 3 में निकालो। प्राइम कॉस्ट निकलेगी मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, तो ये दोनों हमारे पास पड़े हुए थे। आंसर इज 625,000। तो यहाँ पे ₹625,000 इंटू 100 करो, 12% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ज़बानी कलामी बात की थी ऊपर, OAR निकालना है, तो ये कोई 6 ही बेसिस हैं, इनमें से कोई एक आपके सवाल में होगी। ये 6 ही हैं, 7वीं कौन सी हो सकती है आपके ख्याल में? तो सोच के बताओ। हैं? कन्वर्जन कॉस्ट की बेस पे होगी तो वो कर लेना। ठीक है, ओए कम याद आ गया। हाँ जी, चलें आगे। चलो जी, अच्छा जी, अब चौथा सवाल जरा पढ़ें, क्या कहता है? सेम ही है, फर्क सिर्फ ये है कि थोड़ा डेटा बदला है और बजटेड एफओएच जो हैं वो अलग अलग गिवन है। आपने इनको इकट्ठा कर लेना है, भूलना मत, मैंने ऊपर पढ़ा भी दिया आपको। ठीक है, 5वां सवाल करके छुट्टी होने लगी आपकी। हाँ, खुशियाँ मनाओ, यस हो गया। थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, मुझे पता है, घड़ी की तरफ मत देखो, रमज़ान पैकेज चल रहा है। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग यार? हाँ कोई बात नहीं, आज 1 घंटा 35 मिनट पढ़ लेंगे तो हैं। क्या ख्याल है कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा? कल ज़्यादा जल्दी भी तो छोड़ा था ना। मैं ज़रा देख लूँ कौन कौन से सवाल होमवर्क में जा सकते। 7 तो रहने ही दें, 7 8 वैसे आसान ही है। चलो 5वां तो करें ना, 6वां 7वां 8वां 9वां कर लेना। ठीक है, 7वां और 8वां मैंने डिस्कस भी नहीं करना, 9वां और 6वां करूँगा। अच्छे सवाल हैं, ठीक है, क्योंकि 7वां और 8वां जो है इसमें मैंने टाइम नहीं लिखा आज, वो मार्क्स नहीं लिखे। मार्क्स होंगे तो ज़्यादा हो नहीं सकता जी। 8वें सवाल पे 3 मिनट लग जाएंगे, 7वें पे 2 मिनट लगेंगे, 5 हो गए। 6वें और 9वें का टाइम नहीं बताया मैंने अभी तक। ठीक है, चौथे पे 2 से 3 मिनट इस पे भी लग जाएंगे। 2-3 मिनट का ही सवाल था। तो ये मेरे ख्याल में आधे घंटे का भी होमवर्क नहीं है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ ना जाया करें। ठीक है, नए साथी आ जाए, मैंने उनके लिए कहा ये।
ये मुझे नहीं पता, अब वो आपने करना है, फिर कल बात होगी। वो तो अब आपके सवाल है ना, जो आपको दे दिया होमवर्क वो अब आपके सवाल है। पर्चे में समझो आ गए हैं, मैंने जितना पढ़ा था वो पढ़ा दिया, पर्चे में आ गया, मुझे गाली निकालने के बजाय कुछ ना कुछ तो करोगे ना, तो वो कुछ ना कुछ घर पे करना है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ जैन लिमिटेड मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 525,000 है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, प्रोडक्शन वॉल्यूम गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और डायरेक्ट लेबर टाइम। कैलकुलेट करो प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट बेस्ड ऑन, यार अब ये कौन करे, चलो कर देता हूँ तीनों के हिसाब से, ठीक है जी। तो यार अब 2 कर रहा हूँ मैं, तीसरा नहीं कर रहा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर मुझसे करा दो, दूसरा मटेरियल कराना है मटेरियल करा दो, परसेंटेज वाला आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट एक जैसी होनी है। पता है क्यों लेंथी हो गया सवाल थोड़ा सा, वो कह रहा है, पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले OAR निकालो इन तीनों की बेस पर, फिर इन कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924। ये कोई एक ऑर्डर आया होगा, 924 नंबर ऑर्डर है, ठीक है। यूजिंग इनमें से हर एक एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। अगर जॉब नंबर 924 रिक्वायर करती है इतना मटेरियल और इतनी लेबर, तो बेसिकली किसी एक ऑर्डर की कॉस्ट निकालने का कह रहा है आपको। लेकिन मसला क्या है, ऊपर उसने 3 बेसिस, तो 2 करा लो मुझसे, 3 ना कराओ, हैं बूढ़े आदमी से क्या पिछली उम्र आप अपना काम करो। एक ही कर दूं, नहीं 2 अलग अलग है ना, एक लेबर आर है और दूसरा लेबर कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है, तो वो परसेंटेज वाला भी जरा हो जाए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जी। क्वेश्चन 5 में 1 का ए करते हैं पहले, ठीक है। 1 का ए, तो पहले क्या कर लें जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, तो एफओएच ढूंढे। एफओएच सवाल के अंदर ढूंढने क्या है, सामने गिवन है 5,25,000 और डिवाइड करना है इसको लेबर आवर्स के साथ, तो वो भी सीधे ही गिवन है यार, आसान सवाल है जी। रुपीस, कॉस्ट ही सारी आसान है, क्या करें जी। रुपीस 5 लाख, नहीं आगे नहीं लिख दो जी। 5,25,000 सही तो है, एफओएच यही ना पहला रुपीस 5,25,000, आगे नहीं। अच्छा, उसके बाद डिवाइड कर दें इसको 60,000 लेबर आवर्स के साथ, ठीक है जी। तो हमारा रेट आ गया रुपीस 8.75 पर लेबर आवर, ठीक है। अब साथ ही मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इस पे आए, ठीक है। 2 का, इसको भी ए बी कर दे, 2A, ठीक है ना। 2 का ए कर रहा हूं, यानी जो मैंने डायरेक्ट लेबर आर की बेस पे OAR निकाला है उसकी बेस पे अब मैं क्या करूंगा, मैं 924 नंबर ऑर्डर की जॉब की कॉस्ट निकालूंगा। मटीरियल कॉस्ट उसने बता दी, लेबर की कॉस्ट उसने बता दी, OAR एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने निकाल लिया 8.75 और है वो पर लेबर आर, तो लेबर आवर्स भी गिवन है। ये क्या सवाल है यार, बोर हो गया आज तो हम, है ना। तो 2 का ए क्या है जी, रिक्वायरमेंट क्या है जी, कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924 है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है जी इस जॉब की, इस ऑर्डर की जी, 20,000 रुपीज में कर दें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें कि कितना गया, हम पागलों की तरह कितने गया, पहले निकालें जनाब 8400 डिवाइड बाय 1400 पर लेबर और रेट निकालें, फिर 1400 इंटू वही रेट करके फिर 8400 पे जाएं, और फिर लोग कहेंगे पागली हो नहीं करना है ऐसे, ठीक है। तो 1400 लेबर आज आगे यूज कर लेंगे, यहां से सीधा 8400 उठा लें, 8400, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है जी, एफओएच की कॉस्ट, एफओएच का रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर कहां से निकला है जी, वर्किंग नंबर, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1A से, ठीक है।
बट ठीक है नजर आ रहा है ऊपर, इनटू 1400 लेबर आवर्स, ठीक है जी। तो आंसर इज 12250। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ गई जी इस जॉब की? 40,650। तो ये हम असल में पेपर के अंदर ये बहुत बाद में आना है, तो हम ये 2 स्टेप्स पे असल में मूव कर रहे हैं। पहला OAR निकालते हैं, दूसरा उसको एब्जॉर्ब भी करा रहे हैं। एंड पे भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये दोनों काम इन छोटी इलस्ट्रेशंस के अंदर हो रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद 1B कर लें, ठीक है। 1B क्या है? कैलकुलेट करो प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, इसको हमने प्यार से उसका निकनेम रख लिया है। यूजिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करना है या मटेरियल करना है? मटेरियल करना है, मटेरियल कर लेते हैं क्योंकि लेबर वाला सवाल किया हुआ है आपने बचपन में। तो 1C। अब OAR निकालना है, तो FOH तो वही है 5,25,000 और नहीं आगे वो भी होना है, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट गिवन है टोटल। अच्छा अब ये देखो, एक मटेरियल कॉस्ट ये भी गिवन है, ये ले लें जी, वो तो किसी एक ऑर्डर की है, ड्यूरिंग द पीरियड हमने किया है फुलफिल। ये तो OAR है जो स्टार्ट में खड़े होकर हम निकालते हैं, और ऊपर लिखा हुआ है बजटेड डेटा, इस पे नहीं लिखा हुआ, चलो कोई एस्टीमेट कहीं लिखा, हाँ वो फॉलोइंग एस्टीमेट्स इन द कमिंग ईयर। तो ये एस्टीमेट पूरे साल का, पूरे बिजनेस का ही लेना होता है, ठीक है। तो यही मटेरियल कॉस्ट उठाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी? 7.5 लाख। लो जी, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं। 70% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, और यही लेबर कॉस्ट भी बन सकती थी, वो सेम है इसलिए मैं दोनों नहीं करा रहा, ठीक है। तो उसके बाद 2C टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924 अगर हमने निकालनी है, और OAR हमारा ये वाला है, तो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की तो कोई नहीं चेंज होनी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी? 20,000 ही होनी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 80,400। FOH की कॉस्ट 70% ऑफ व्हाट? 20,000। तो ₹20,20,000 पकड़ा हमने, और उसका 70% जी 14,000। तो ये आपकी जनाब टोटल 42,400। अच्छा ठीक है, तीसरा कर लोगे? 6 में देखो क्या है, मैं ये ओके कर रहा हूं। 6 में देखो क्या है, 6 में देखो तो सही। वैसे प्लांट वाइड OAR निकालो, कॉस्ट निकालो एब्जॉर्प्शन रेट यूज करते हुए, सेल प्राइस भी निकालो। सुभान अल्लाह, यू विल डू इट इंशाल्लाह सर्टेनली। 7 को देखो, 7 और 7 रेट में देख भी नहीं रहा, OAR निकालना है, OAR निकालना है। 9 में आओ, 9 बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी 6 में कराया, ठीक है। तो बस चीज़ें पक्की करने के लिए छोटे छोटे सवाल हैं, इनको कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ज़िया टेक्सटाइल वाला। फिर इस जैसा एक और सवाल, ICAP में 2 ही सिंगल रेट के सवाल आए हुए हैं, तो दूसरा आपको होमवर्क पे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। भाई 9 और 6 का बच्चे कह रहे हैं आपने टाइम नहीं बताया, अल्लाह हाफ़िज़ की बात पूछ लिया उन्होंने। तो 9 और 6 दोनों को 5-5 मिनट में करना है। 6 तो मैंने 6 हाँ 5-5 मिनट में कर लेना, बहुत है। आधे घंटे में टारगेट करना है आपने, ये होमवर्क सारा करके साइड पे रखना है, और कुछ और पढ़ना है आपने जो बाकी पर्चे हैं, इसको नहीं पढ़ते रहना, ठीक है ना। ओके चलें जी, हाफ़िज़।